वॉर जोन से इस वक्त की खौफनाक खबर सामने आई है। सूमी के रिहायशी क्षेत्र पर रूस ने ड्रोन अटैक किया है। सूमी की इमारत पर गिरा है कामिकाजे ड्रोन। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से किया गया ये हमला रोकने में सूमी का एयर डिफेंस सिस्टम फेल रहा और उसके बाद देखिए किस तरह से शाहिद ड्रोन से यह हमला किया गया सूमी की एक इमारत पर। ईस्ट वर्सेस वेस्ट यानी रूस और अमेरिका की परोक्ष जंग तो 14 महीने से चल रही है, लेकिन अब पुतिन ने सीधे युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। यह दावा किया है रूस के ही एक पुतिन विरोधी विपक्षी नेता ने। विपक्षी नेता के मुताबिक पुतिन किसी भी दिन चैगेट यानी अपनी न्यूक्लियर फुटबॉल का बटन दबाकर महाविनाश शुरू कर सकते हैं। दावा किया गया है कि लंबे खिंच रहे युद्ध, नेटो की बढ़ती साझेदारी, यूक्रेन की नेटो सदस्यता पाने की जल्दबाजी और रूस में अपने खिलाफ बगावत के बाद पुतिन तय कर चुके हैं कि या तो अब युद्ध का अंत होगा या फिर अमेरिका और रूस की परमाणु जंग में दुनिया का ही अंत हो जाएगा। क्या है पुतिन का प्लान, आप देखिए ये रिपोर्ट। पुतिन का अंतिम प्रण, यूक्रेन विजय का विश्व विनाशक रण, धरती ध्वंस का ब्लूप्रिंट तैयार, ईस्ट वर्सेस वेस्ट की न्यूक्लियर वॉर। अखंड रूस की तरफ पहला कदम बढ़ाने वाले पुतिन के रास्ते में बाधाएं ही बाधाएं खड़ी हो गईं। युद्ध को जितना आसान माना गया, हालात उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो गए। पुतिन के रास्ते में एक नहीं कई अवरोध खड़े हो गए। पहला अवरोध बना अमेरिका, जिसने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी। दूसरा अवरोध बना अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो, जिसने लॉन्ग रेंज वेपन यूक्रेन को दिए। तीसरा अवरोध घर के भीतर बना वैगनर, जिसने विद्रोह करके पुतिन की सत्ता को कमजोर करने की कोशिश की। युद्ध काल में पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह होने के बाद विश्व मंच पर यह संदेश गया कि बाजी पुतिन के हाथ से निकल चुकी है और पुतिन को अपनी हार बिल्कुल मंजूर थी। जून के महीने में 10 ऐसे संकेत मिले हैं कि पुतिन कभी भी परमाणु अटैक कर सकते हैं। बाइडेन ने खुद माना है कि पुतिन की धमकी कभी भी विनाशक वास्तविकता में बदल सकती है। जुलाई का महीना शुरू होते ही रूस की राजनीतिक सैन्य हलचल के साथ साथ 30 साल से पुतिन के हर दांव को समझने वाले रूसी नेता ने इस बात का दावा किया है कि पुतिन परमाणु हमले के टारगेट सेट कर चुके हैं। ब्रिटिश मीडिया का दावा यही है कि पूरब और पश्चिम की परमाणु भिड़ंत होने वाली है, जो दुनिया को ही खत्म कर देगी। विश्व विनाश की ये खबरें रूस के भीतर से आई। ये हैं ग्रिगोरी येवलेंस्की, रूस के अर्थशास्त्री और विपक्षी नेता हैं। 30 साल से रूस की सक्रिय राजनीति में है। रूस की उदारवादी पार्टी येवलोको के नेता है और 3 बार पुतिन के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। विश्व राजनीति में इनको पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। ग्रिगोरी येवलेंस्की ने ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में कई सनसनीखेज खुलासे किए। ग्रिगोरी ने कहा है कि रूस और पश्चिम के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है। यूरोप और उससे भी आगे तक परमाणु खतरा मंडरा रहा है। रूसी हमले से होने वाले विनाश की कल्पना नहीं की जा सकती। युद्ध खत्म नहीं हुआ तो पुतिन परमाणु हथियार चलाएंगे। पुतिन परमाणु हमला किसी भी क्षण कर सकते हैं। पुतिन की राजनीति और उनकी मानसिकता को करीब से समझने वाले ग्रिगोरी ने ये दावे ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में किए हैं। पुतिन एक साथ अपने रास्ते में खड़े सभी अवरोध को हटाने का प्लान बना चुके हैं।
अब युद्ध रूस और उससे जुड़े पुतिन के अस्तित्व का सवाल बन चुका है। इसे बचाने के लिए पुतिन ने धरती को दांव पर लगाने का मन बना लिया। यह साफ है कि अगर रूस की तरफ से पहला न्यूक्लियर हमला हुआ तो अमेरिकी खेमे के परमाणु शक्ति संपन्न देश भी हमला करेंगे और दोनों तरफ से मिसाइल हमले शुरू हो जाएंगे। रूस और अमेरिका का परमाणु युद्ध किस हद तक धरती का अस्तित्व खत्म कर सकता है, इसको लेकर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने सिमुलेशन वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में अनुमान लगाया गया है कि पहली मिसाइल चलने के बाद से अगले 10 साल तक धरती पर क्या-क्या असर होंगे। रूस की मिसाइल फायर होते ही नाटो कई देशों से मिसाइलें चलने लगेंगी और देखते ही देखते धरती धमाकों से दहल जाएगी। अनुमान है कि पहला धमाका ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाला होगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड तबाह हो जाएंगे। इसके बाद कमांड कंट्रोल सेंटरों पर मिसाइलें गिरेंगी। हर धमाके से सूरज की धुरी जितना तापमान पैदा होगा। इसके बाद रेडियो एक्टिव मशरूम क्लाउड बनने लगेगा। मशरूम क्लाउड की चपेट में आने वाले लोगों के शरीर तापमान से पिघल जाएंगे। न्यूक्लियर फायर से ब्लैक कार्बन पैदा होगा। वायुमंडल में काला धुआं भर जाएगा। ये बादलों से बहुत ऊपर होगा, यानी बारिश से भी ये काला धुआं साफ नहीं हो सकेगा। काला धुआं सूरज की गर्मी सोखकर हॉट एयर बैलून की तरह 1 दशक तक धरती के ऊपर मंडराता रहेगा। हाई एल्टीट्यूड जेट स्ट्रीम से कुछ ही दिनों में काला धुआं पूरे गोलार्ध को ढक लेगा। तापमान जमा देने वाले स्तर तक गिर जाएगा। धरती के अलग अलग हिस्सों में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस से -75 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन की 99% आबादी खत्म होने की आशंका जताई गई। धरती के ऊपर मंडराते इस खतरे का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अगर वेस्ट और ईस्ट के बीच परमाणु युद्ध छिड़ा तो यह भयावह हकीकत धरती का काल बन सकती है। पुतिन को करीब से समझने वाले ग्रिगरी के इस दावे के बाद अमेरिका हाई अलर्ट पर। प्रेसिडेंट बाइडेन 9 जुलाई से यूरोप के दौरे पर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन यूनाइटेड किंगडम्स, लिथुआनिया और फिनलैंड का दौरा करेंगे। लेकिन यह दौरा तनाव और ज्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने फिर नाटो सदस्यता की हट बांध ली। 11-12 जुलाई को लिथुआनिया के विलिनियस में नाटो समिट होगी। इसमें राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल होंगे। यूक्रेन ने धमकी दी है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस समिट में नहीं जाएंगे। यूक्रेन ने कहा है कि ज़ेलेंस्की इस समिट में तभी शामिल होंगे जब नाटो सदस्यता पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। यूक्रेन सदस्यता के लिए पहले ही आवेदन दे चुका है। संकट के इस समय में अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन को सदस्यता देने पर विचार करने का ऐलान किया गया तो पुतिन का गुस्सा और भड़कना तय। अगर ऐसा होता है तो ग्रिगरी ने ब्रिटिश मीडिया से जो कहा है वो स्याह डर दुनिया को निगल सकता है। और आगे बढ़ने से पहले युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र में रूस की बड़ी कार्रवाई, यूक्रेन के करीब 1000 सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए। 15 जेट, 3 हेलीकॉप्टर और 16 लेपर्ड टैंक तबाह हुए हैं। यूक्रेन की 920 बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट की गई। बीते 24 घंटों से यूक्रेन में भीषण गदर मचा हुआ है और जानते हैं इसकी वजह क्या है। रूस के 2 आसमानी जंगबाज जो राजधानी कीव समेत यूक्रेन के हर इलाके में बारूदी कोहराम मचा रहे हैं, बेहिसाब बम, गोला और मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव पूरी तरह से फेल हो चुका है। मगर अब यूक्रेन को ताकतवर बनाने के लिए, रूसी खेमे में खलबली मचाने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन अफगान वॉर का फॉर्मूला इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। और जानते हैं इस फॉर्मूले के तहत यूएस का गेम चेंजर हथियार यूक्रेन डिलीवर होने वाला है। आखिर कौन सा है वो वेपन जिससे थर्रा जाएगा वॉर जोन? देखिए इस वॉर रिपोर्ट में।
बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देखकर हर कोई सन्न है। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, ईरानी अटैक ड्रोन और एलिगेटर हेलीकॉप्टर से मिसाइलें दागी गई, तो कहीं MLRS और किलर मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन की सरजमीं दहल उठी। कीव से लवीव तक, जेपोरीजिया से खार्किव तक, ओडेसा से माइकोलेव तक, लुहांस्क से डोनेस्क तक, सूमी से खार्किव तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ हमला ना किया गया, बारूदी कोहराम ना मचाया गया। चंद घंटों के भीतर यूक्रेन के कई इलाके बारूदी धुएं और गुब्बार से सन गए। यूक्रेनी फौज के टैंक, तोपें और हथियार नेस्त नाबूद हो गए, लेकिन रूसी ब्रिगेड का असली तांडव तो राजधानी कीव में दिखा, जहां बीते 12 दिनों में सबसे बड़ी बमबारी की गई। कीव के ईस्ट से साउथ तक के इलाकों में बेहिसाब बारूद बरसाया गया। कीव समेत यूक्रेन के बाकी इलाकों में ऑल राउंड अटैक के साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस का दम निकाल दिया, क्योंकि यूक्रेनी डिफेंस काउंटर ऑफेंस के दम पर रूसी ब्रिगेड को पस्त करने की तैयारी कर रहा था। वेस्ट से मिले हथियारों के प्रहार से रूस जैसे महाबली को घुटने पर लाने वाला था, लेकिन वॉर जोन की मौजूदा तस्वीर इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रही है कि यूक्रेन जंग का सबसे भीषण और भयावह दौर तो अब शुरू हो चुका है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बीते 24 घंटों में रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन पर चौतरफा वॉर स्ट्रेटेजी से प्रहार किया। कीव पर हमले के लिए ईरानी शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर से भी तबाही मचाई। रूसी सेना के हमलों में यूक्रेन के रडार स्टेशन भी ध्वस्त हो गए। रूस ने यूक्रेन की कई वेपन्स फैक्ट्री को भी तहस नहस किया। असल में रूसी डिफेंस की तरफ से पहली बार यूक्रेन पर सॉलिड अंदाज में आसमानी प्रहार हुआ, वो भी 2 विध्वंसकों के जरिए। आखिर कौन है वो 2 आसमानी लड़ाके, ये भी जान लीजिए। पुतिन का पहला लड़ाका Ka-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर। पुतिन का दूसरा लड़ाका ईरान का शहीद 136 अटैक ड्रोन। रूसी सेना ने इन 2 जंगबाजों के जरिए कीव पर बारूदी प्रहार किया। कीव के ईस्ट और वेस्ट फ्रंट पर एक साथ अटैक किया। इतना ही नहीं, ईरानी अटैक ड्रोन के जरिए रूस ने यूक्रेन के रडार स्टेशन तक को नेस्त नाबूद कर दिए। ऐसे में यूक्रेन भी ये मान चुका है कि इस बार पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने की, यूक्रेन की सरजमी को बारूदी कोहराम से थर्राने की, यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी। और अगर इसी अंदाज में रूस की तरफ से विध्वंसक प्रहार जारी रहा, इसी तरह से यूक्रेन का जर्रा जर्रा बम गोला बारूद से दबता रहा, तो यकीन मानिए यूक्रेन सेना को, ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड को पुतिन वापसी का मौका नहीं देंगे। यानी यूक्रेन के लिए रूस जैसी ताकतवर फौज, उसके डेडली हथियार से पार पाना बेहद चुनौती भरा है।
लेकिन एक बात यह भी तय है कि भले ही मौजूदा वक्त में यूक्रेन की पकड़ जंग में ढीली पड़ी, लेकिन अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी, अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी, अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी, क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए अब अमेरिका भी जबरदस्त तैयारी कर रहा है। यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम मजबूत हो, रूसी सेना के आसमानी हमले नाकाम हो, इसके लिए अमेरिका अब स्टिंगर मिसाइल की खेप यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंस का दांव खेला, लेकिन अब वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। ऐसे में अमेरिका अब अफगान वॉर के फॉर्मूले को रूस के खिलाफ अख्तियार करने की तैयारी कर रहा है। वो भी स्टिंगर मिसाइल के जरिए, जो कि अफगानिस्तान वॉर के दौरान यूएस आर्मी का गेम चेंजर वेपन साबित हुआ था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्टिंगर मिसाइल की खेप यूक्रेन पहुंचाने के लिए पेंटागन पूरे एक्शन मोड में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को स्टिंगर की खेप तैयार करने का ऑर्डर दिया गया। रिटायर्ड इंजीनियर्स को स्टिंगर मिसाइल बनाने के लिए बुलाया गया। 2000 से ज्यादा स्टिंगर मैन पैड्स यूक्रेन को सप्लाई की जाएगी। साल 1978 में FIM-92 स्टिंगर मिसाइल को तैयार किया गया था और तभी से यह मिसाइल यूएस आर्मी का गेम चेंजर हथियार बनी, क्योंकि स्टिंगर मिसाइल का RMP वर्जन दुनिया का सबसे सटीक मैन पैड्स हथियार। इसकी स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है। यह मिसाइल सुपरसोनिक गति से टारगेट पर हमला करती है। इतना ही नहीं, स्टिंगर मिसाइल दुनिया की सबसे छोटी और हल्की मिसाइलों में से एक। इसे कहीं से भी उठाकर लॉन्च किया जा सकता है। FIM-92 स्टिंगर का वजन 15 किलो तक होता है, जिसमें मिसाइल का वजन 10.1 किलोग्राम होता है। ये 1.52 मीटर लंबी और व्यास 2.76 इंच का होता है। इसे कोई भी इंसान अपने कंधे पर रखकर चला सकता है, क्योंकि स्टिंगर मिसाइल एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसके जरिए हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, टैंक या किसी भी तरह के बख्तरबंद वाहन को उड़ाया जा सकता है। जिस तरह रूसी सेना ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए कीव को दहला रही है, यूक्रेन में तबाही मचा रही है। ऐसे में अगर यूक्रेनी फोर्स के हाथों में स्टिंगर मिसाइल मौजूद रही, तो फिर वो पुतिन के आसमानी जंगबाजों का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि आसमान में ही उन्हें तबाह कर सकते हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मजबूती देने के लिए नेटो ने कमर कसी थी। यूक्रेन के लिए अमेरिका समेत ज्यादातर नेटो देशों ने बड़े पैकेज का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि उस पैकेज के तहत हथियार भी यूक्रेन में पहुंचाए गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यूक्रेन को मिले नेटो के भारी भरकम हथियार रूस के खिलाफ जंग में नाकाम साबित हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जिन हथियारों को नेटो देश अजेय बताते थे, वो रूस के सामने क्यों नहीं टिक पा रहे हैं? देखिए बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के साथ नाटो, फायदा या नुकसान? नाटो ने दिए हथियार, फिर भी कई मोर्चों पर हार। आखिर क्यों जंग में यूक्रेन पड़ा कमजोर? जिन तबाही मचाने वाले हथियारों को रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की ताकत बनना था, क्या वो कमजोरी बन गए? जिन हथियारों पर काउंटर ऑफेंस के लिए नाटो ने दांव खेला, क्या वो रणनीतिक रूप से नाटो की हार का सबसे बड़ा कारण बन गए?
क्या नाटो देशों ने यूक्रेन के लिए पैकेज की घोषणा करके अपनी अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ किया है, या रक्षा क्षेत्र में रूस के मुकाबले अपने हथियारों की ताकत को यूक्रेन के वॉर जोन में परखा है? सवाल सैकड़ों हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि हालात के आधार पर उठे इन सवालों का वास्तविकता से गहरा ताल्लुक है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है काउंटर ऑफेंसिव वाली रणनीति को जमीन पर उतारने के बाद रूस का रिएक्शन, जिसमें टारगेट बने हैं यूक्रेन के ताकतवर हथियार। इनमें सबसे ज्यादा नाकाम साबित हुए जर्मनी से यूक्रेन को मिले लेपर्ड 2 टैंक और फ्रांस से हासिल AMX-10RC व्हील टैंक। यानी जिन टैंक्स के जरिए यूक्रेन की फोर्स रूसी फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही थी, उन्हीं हथियारों को रूस ने सबसे पहले तबाह कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि जिन वेपन्स को नाटो कंट्रीज अजय बताती रही है, वो नाकाम कैसे साबित हुए? रूस से जंग लड़ते लड़ते यूक्रेनी सेना को यह एहसास होने लगा है कि जिन नेटो के हथियारों के सहारे वो जंग लड़ रहे हैं, उन हथियारों को ध्वस्त करने के लिए रूस को ज्यादा समय नहीं लग रहा। नेटो के हथियारों की बर्बादी से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हथियार उतने ताकतवर नहीं थे जितना इनके बारे में प्रचार किया जा रहा था। दरअसल यूक्रेनी फोर्स को मिले हथियारों की क्वालिटी के बारे में खुलासा किया है जर्मनी के ही एक पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल जुर्गन रोज ने, जिनका दावा है कि जानबूझकर यूक्रेन को ऐसे टैंक दिए गए हैं जो पुराने इक्विपमेंट से लैस हैं। यानी यूज्ड लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन पहुंचे, वो भी रिटायर होने के बाद। यही वजह है कि यूक्रेनी ब्रिगेड ने एक लेपर्ड 2A6 टैंक सबसे पहले खोया। फिर 8 जून से शुरू हुए एक्शन में 12 ब्रेडली M2 फाइटिंग व्हीकल तबाह हो गए। इसके बाद 3 लेपर्ड 2R इंजीनियरिंग टैंक भी रूस ने तबाह कर दिए। दावा यह है कि अब तक यूक्रेन को मिले लेपर्ड टैंक का 50% से ज्यादा स्टॉक तबाह हो गया है। इसका मतलब साफ है कि नाटो देशों ने यूक्रेन के लिए भारी भरकम पैकेज जरूर जारी किया, लेकिन इस पैकेज में लेपर्ड टैंक या ब्रेडली जैसे व्हीकल में बेहद खराब पुर्जे लगाकर यूक्रेनी फोर्स को सौंप दिए गए, जिसका खामियाजा यूक्रेन को उठाना पड़ा। हालांकि यूक्रेन के साथ हुए धोखे की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन अमेरिका का एक एक्शन इस धोखेबाजी पर मोहर लगाता है। अमेरिका ने Mi-82 एब्राम्स टैंक यूक्रेन को देने की घोषणा की थी, लेकिन लेपर्ड 2 की हालत देखते हुए अमेरिका ने अपनी योजना में बदलाव कर दिया। अमेरिका अब यूक्रेन को M1A1 अब्राम्स टैंक अपग्रेडेशन के बाद ट्रांसफर करेगा। वहीं अमेरिका ने संवेदनशील तकनीक को टैंक से हटाने का भी फैसला लिया है। इसका मतलब है कि अमेरिका को डर है कि रूस लेपर्ड टैंक की तरह ही अब्राम्स टैंक को टारगेट कर सकता है और उससे तकनीक हासिल कर सकता है। इसलिए दोनों ही सूरत में अमेरिका अपने हथियारों का बचाव करना चाहता है। यूक्रेन के साथ हथियार वाला छल सिर्फ जर्मनी या अमेरिका के साथ सामने नहीं आ रहा, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है। खबर यह भी है कि दूसरे नेटो देश यूक्रेन को लगातार ऐसे हथियार दे रहे हैं जिससे जेलेंस्की की सेना को नुकसान हो रहा है। दावा फ्रांस के व्हील टैंक AMX-10RC को लेकर भी कुछ ऐसा ही है, जिस पर यूक्रेन के ही एक सैन्य अधिकारी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी फ्रांस का जो टैंक एक तरह से बख्तरबंद और इन्फेंट्री किलर का भी काम करता है, वो सवालों में घिर गया है। दावे के तहत AMX-10RC टैंक डिफेंस के लिहाज से बेकार है। इस टैंक का कवच बहुत पतला है, जिसे गोलियां भी छेद सकती हैं। यही कारण है कि AMX-10RC की वजह से कई सैनिकों की जान जा चुकी है। इसके अलावा गियर बॉक्स में खराबी की समस्या का सामना भी सैनिक कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल 20 टन के इस टैंक के बेस व्हील पर है। यानी फ्रांस के हथियार भी यूक्रेन के लिए नुकसानदायक हैं, जिन्हें रूस अटैकिंग ड्रोन्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल और एंटी टैंक रॉकेट से तबाह कर रहा है। जिसका मतलब है कि रूस सिर्फ बारूद के नुकसान में यूक्रेन के हथियार तबाह कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स ने 20,000 जवान ज़ैपोरिज्जिया में खो दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ैपोरिज्जिया के कार्यवाहक चीफ बलिस्टिसी का बयान सामने आया है। 20,000 जवान खोकर भी कीव नहीं हुआ है कामयाब।
रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स को एक बार फिर कमजोर किया है। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जर्मन मीडिया के हवाले से। जर्मन मीडिया का यूरोप पर जंग के असर का दावा। यूक्रेन भेजे गए हथियार नष्ट होने का यूरोप पर असर होगा। हथियार नष्ट होने से यूरोपियन देशों पर आर्थिक बोझ होगा। सैन्य उपकरणों की भी यूरोपीय देशों में भारी कमी हो गई है। चीन रूस मिलकर एक साथ एक ऐसे मिशन पर जुटे हैं जिसके पूरा होने पर दुनिया में तबाही का चैप्टर खुल जाएगा। सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए अंतरिक्ष में माइनिंग की जा रही है जिसमें रूस और चीन को एक ऐसा तत्व मिल गया है जो विनाश का सबसे बुरा दौर ला सकता है। उस तत्व का इस्तेमाल परमाणु ईंधन के तौर पर किया जाएगा जिससे सबसे विनाशक एटमी वेपन बनकर दुनिया को दहलाया जा सकता है। चीन रूस के माइनिंग मिशन में पेंटागन की नींद उड़ा दी है क्योंकि स्पेस में न सिर्फ चीन रूस का दबदबा बढ़ रहा है बल्कि वो आने वाले वक्त में विनाशक वेपन बनाकर अमेरिका में तबाही का जलजला ला सकते हैं। अंतरिक्ष के बारूद से एटमी वेपन, रूस चीन का विनाशकारी मिशन। चांद पर विश्व विनाशक मिनरल्स, तबाही मचाएंगे कॉस्मिक एन वेपन। और वो तबाही ऐसी होगी जो अभी तक दुनिया ने नहीं देखी। यानी अंदाजा लगाया जाए तो सबसे विनाशकारी दौर अब शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी तक दुनिया ने 2 परमाणु हमले देखे हैं। साल 1945 में जब 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया था। उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को फैट पैन नाम का परमाणु बम गिराकर तबाही मचाई थी। उस वक्त दुनिया हिल गई थी। अब सोचिए उन दोनों बमों से कई गुना शक्तिशाली कॉस्मिक एटम बम जब किसी शहर पर गिराया जाएगा तो तबाही का दायरा कितना विशाल होगा। और इसी हाहाकारी परमाणु हथियार को बनाने के लिए चीन और रूस ने हाथ मिला लिया है और दोनों अंतरिक्ष में माइनिंग की तैयारी कर रहे हैं। यूके स्पेस कमांड एजेंसी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि रूस चीन चांद पर ड्रिलिंग करके मिनरल्स निकालेंगे जिनका इस्तेमाल एटम बम बनाने में किया जाएगा। यानी चांद से मिनरल्स निकालकर $1 बिलियन भी बनाए जाएं और विध्वंसक हथियार भी बनाया जाए। अब उन मिनरल्स का नाम सुन लीजिए जिसका इस्तेमाल परमाणु ईंधन के तौर पर किया जाएगा, जिसकी खोज में चीन और रूस बड़ी शिद्दत से लगे। नए तरह का फॉस्फेट मिनरल्स जिसे चीनसाइट वाई कहा जा रहा है। इसको लेकर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन की यूके स्पेस कमांड एजेंसी के चीफ एयर वाइस मार्शल पॉल गॉडफ्रे ने चेतावनी देते हुए कहा है, चीन और रूस मिलकर दुनिया को एक बड़े खतरे में झोंक रहे हैं। वो अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं जिससे अंतरिक्ष में माइनिंग की जा सके। सबसे पहले चांद पर माइनिंग के जरिए मिनरल्स निकाले जाएंगे जिससे घातक हथियार बनाए जा सके जो एटमी वेपन भी हो सकते हैं। अगर ब्रिटेन की बात सही है तो ऐसा पहली बार होगा जब एक नए तरह का एटमी वेपन बनाया जाएगा। हालांकि खबर यह भी है कि साल 2020 से चीन और रूस स्पेस मिशन पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन यह पहली बार सामने आया है कि वो मिशन एक कॉस्मिक परमाणु हथियार बनाए जाने को लेकर। ये मिशन इतना सीक्रेट है कि पिछले 3 सालों में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अभी तक तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ये मानकर चल रहे थे कि स्पेस मिशन में चीन और रूस साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष में माइनिंग से वेपन वाली बात सामने आने से पेंटागन में खलबली मच गई है क्योंकि एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बाद ये दूसरा विध्वंसकारी मिशन है। यानी अंतरिक्ष में रूस चीन की ताकत लगातार बढ़ रही है। रूस के पास 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइल,
जो अंतरिक्ष में दुश्मन देश के सैटेलाइट को तहस नहस कर सकती है। जबकि चीन साल 2021 में एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर चुका है जो लो ऑर्बिट स्पेस में टारगेट को हिट करने से सिर्फ 24 मील दूर रह गई थी। यानी रूस और चीन के पास ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ बाईपास कर देंगी बल्कि अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक टारगेट को ध्वस्त करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, रूस ने खुद को बचाने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी बना लिया है जो मॉस्को के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। इसके अलावा रूस चीन दुश्मन देश के सैटेलाइट सिस्टम को जाम करने का दमखम रखते हैं, जिसके दम पर यूक्रेन में अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम टोबोल के जरिए स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस को तबाह कर चुका है। यानी रूस वॉर के दूसरे दौर में जा पहुंचा है, जहां वो समंदर से लेकर स्पेस तक अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। और इसी वजह से अंतरिक्ष में सीक्रेटली मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। चांद पर माइनिंग से मिलने वाले मिनरल्स को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करके एटम बम बनाने की तैयारी। जाहिर है चीन रूस के इस विध्वंसक मिशन से अमेरिका की नींद उड़नी तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग में नेटो के वो हथियार रूस के प्राइमरी टारगेट हैं जो रशियन फोर्स को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि इन हथियारों और यूक्रेनी फोर्स को टारगेट करके ध्वस्त करने वाला रूस का वो हथियार कौन सा है जिसने जंग में उसे बढ़त दिला दी है। दावे के तहत ये एक ऐसा गुप्त हथियार है जिसकी परफॉर्मेंस अब तक दुनिया से रूस ने छिपा कर रखी है। लेकिन अब यह हथियार यूक्रेन के स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। आखिर क्या है यह हथियार, देखिए इस रिपोर्ट में। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट। यूक्रेन के वॉर जोन में जो आपने देखा वो Su-57 सिर्फ एक ट्रेलर है, लेकिन जो आपने नहीं देखा वो जंग का असली अदृश्य शिकारी भी मैदान में है। S-70 हंटर हेवी अटैक ड्रोन। यूक्रेन में तबाही मचाने वाला यह रूस का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे गुप्त रूप से यूक्रेन विजय के लिए बारूदी वॉर जोन के आसमान में भेजा गया है। हालांकि इस संबंध में कोई पुख्ता दावा नहीं किया गया है, लेकिन यूक्रेन के टेलीग्राम चैनल्स आसमान में उड़ते ड्रोन्स की तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जिसके आधार पर तुर्की की मीडिया ने इस खबर को हवा दी। और इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस का हेवी अटैक ड्रोन सूमी क्षेत्र में यूक्रेनी सेना और उनके हथियारों को निशाना बना रहा है। तो क्या वाकई रूस ने S-70 ड्रोन जंग में उतार दिया है? क्या यूक्रेन में S-70 हंटर हेवी अटैक ड्रोन उड़ रहे हैं? और क्या यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन से मिसाइल दागी जा रही है? तुर्की मीडिया की रिपोर्ट पर सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खुद इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस टेलीग्राम चैनल पर तस्वीर पोस्ट की गई है उसने S-70 ओखोटनिक यानी हंटर से अटैक होने का दावा किया है, जबकि इस समय S-70 हंटर ड्रोन फ्लाइंग टेस्ट से गुजर रहे हैं। हालांकि दावा ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने का भी है, जिसके संभवतः KH-59 MK2 स्टैंड अप क्रूज मिसाइल होने का दावा है। लेकिन इसके लिए रूस ने Su-57 को प्लेटफॉर्म बनाया है, इसलिए रिपोर्ट सवालों में घिर गई है, जिसके और भी कुछ कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि अब तक रूस ने सिर्फ 2 प्रोटोटाइप S-70 ड्रोन बनाए हैं। दूसरा कारण यह है कि 2 प्रोटोटाइप S-70 ड्रोन अभी टेस्ट से गुजर रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि S-70 ड्रोन्स को लंबी दूरी तक कंट्रोल करना मुश्किल है। चौथा कारण यह है कि S-70 की लंबी दूरी तक कंट्रोलिंग Su-57 से हो सकती है, लेकिन ना तो S-70 की उड़ान वाली तस्वीरें जारी करते समय Su-57 को तस्वीरों में कैप्चर किया गया, न ही रूस ने ड्रोन को संपूर्ण रूप से विकसित कर लेने का कोई दावा किया है, जिससे S-70 हंटर हेवी अटैक ड्रोन के यूक्रेन के वॉर जोन में उतरने पर संदेह गहराता है।
लेकिन इतना तय है कि जिस दिन यूक्रेन में रूस का ये ड्रोन उतरेगा, पूरा वॉर गेम बदल जाएगा, क्योंकि S-70 कोई आम ड्रोन नहीं। इस ड्रोन का वजन 10,000 से 20,000 किलोग्राम तक बताया जा रहा है। इसके विंग स्पैन 20 मीटर के होने का दावा है। दावा यह है कि ड्रोन 25,000 किलोग्राम वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है। यानी ये ड्रोन बिना पायलट वाले एक फाइटर प्लेन की तरह आसमान से जमीन पर तहलका मचा सकता है। फिलहाल इसे ऐसी जगह पर टेस्ट किया जा रहा है जो यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर है, लेकिन जैसे ही इसका कांटेक्ट यूक्रेन के बॉर्डर से होगा, रूस का ड्रोन तबाही मचा देगा। दावे के तहत इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 6000 किलोमीटर तक कंट्रोल किया जा सकता है। हथियार के साथ यानी इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर, जो फिलहाल 2000 किलोग्राम के 2 हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। लेकिन रूस फिलहाल इस ड्रोन के प्रोटोटाइप होने का दावा कर रहा है, जिससे यूक्रेन के आसमान पर हथियार लेकर उड़ान भरने का दावा सच से दूर नजर आ रहा है। हालांकि यूक्रेन से आ रही खबरें और तुर्की मीडिया की रिपोर्ट अगर सच है, तो फिर यूक्रेन की हार निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रांस में मुट्ठी भर लोगों ने पूरे देश को हाईजैक कर लिया है और ये मुल्क 5 दिनों से जल रहा है। पेरिस जैसा खूबसूरत शहर भी अब उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद दंगाइयों को काबू करना मुश्किल हो रहा है। कार, बाजार और दफ्तरों को जलाने वाली भीड़ ने पेरिस में मेयर के घर पर हमला कर दिया। मेयर के घर को जलाने की कोशिश की गई। लगातार गिरफ्तारियों के बावजूद दंगाई बेखौफ हैं और फ्रांस में बर्बादी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। 5 दिन बीत गए, लेकिन फ्रांस अब भी जल रहा है। चेहरे को ढककर सड़क पर उतरने वाली भीड़ का उन्माद अभी भी जारी है। बाजारों को तहस नहस करने का सिलसिला भी जारी है। फ्रांस में दंगा रोकने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई। 45,000 पुलिस वाले फ्रांस के अलग अलग शहरों में दंगा रोकने के मिशन पर निकल चुके हैं। लेकिन इतनी ज्यादा तोड़फोड़ और आगजनी के बाद भी पुलिस अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रही। फ्रांस के कुछ ही इलाकों में फायरिंग की नौबत आई। पुलिस की पहली कोशिश भीड़ को डराकर वापस भेजना है। 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी दंगा थमा नहीं। फ्रांस से फिर लूटपाट और आगजनी की तस्वीरें आई। अब तक बाजारों में तोड़फोड़ कर रही भीड़ के निशाने पर अब सरकार और पुलिस से जुड़े अफसर भी हैं। पेरिस में दंगाइयों ने मेयर के घर पर हमला कर दिया। हमले के वक्त मेयर का परिवार घर में मौजूद था। दंगाइयों ने गाड़ियों में आग लगाई और पूरे घर को जलाने की कोशिश की। पेरिस को दंगाइयों ने इतना बदसूरत बना दिया है कि पेरिस को पहले की तरह बनाने में महीनों का वक्त लग जाएगा। यहाँ अब सड़कों पर बसें भी नहीं चल रही हैं। कई बाजार जला दिए गए, कई दफ्तर भी जल चुके हैं। पेरिस में लूटपाट और तोड़फोड़ का सिलसिला थमा नहीं। रविवार को भीड़ ने एक मोबाइल स्टोर को लूटने की कोशिश की। स्टोर के कांच के दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ दिया गया। पेरिस में हिंसक भीड़ ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर को लूट लिया। देखिए कैसे लोग यहाँ से सामान लूट कर भाग रहे हैं। पेरिस के ज्यादातर इलाकों में ऐसा ही हाल है। पुलिस के हालात पर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया है। फ्रांस के लियोन से आई इस तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि दंगाइयों ने यहां किसी बड़ी इमारत को आग के हवाले कर दिया है। लियोन में हालात बेकाबू हैं।
अब पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। हालांकि अब तक कितनी मौतें हुई हैं ये जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस लगातार दंगाइयों को गिरफ्तार कर रही है। रविवार की रात भी 100 से ज्यादा दंगाइयों को पकड़ा गया है। प्रदर्शनकारियों ने पूरे फ्रांस में अब तक 2000 से ज्यादा कारें फूंक दी। उपद्रवियों ने 700 से ज्यादा दुकानों, रेस्टोरेंट और बैंकों में आगजनी की। फ्रांस में दंगाइयों ने 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया है। करीब 4000 जगहों पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 17 साल के नौजवान नाहेल की हत्या के बाद जारी हिंसा के चलते राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना जर्मनी का दौरा रद्द करना पड़ा।